हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे बेस्ट पॉसिबल एनिमेशन के अंदर, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के पहले चैप्टर को, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो देखिए, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है चेंजेस से। तो हमें हमारे आसपास डेली लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं और कुछ केमिकल। इन चेंजेस में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि पानी का जमना, बर्फ़ का पिघलना। और जो केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब कि ये एक बार हो जाते हैं तो ये दोबारा से रिवर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब लोहे पर जंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है तो वो दोबारा से सही नहीं हो पाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं पालना है, चीज़ों को सिंपली समझना है कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से फिज़िकल रिएक्शन होती है, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो मेन पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन को समझने से ये दोनों टर्म हमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक या उससे ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, जिन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2 यानी कि वाटर फॉर्म कर रहा है। तो इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, और जो H2O है वो प्रोडक्ट है, क्योंकि H2O ही रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में समझने के बाद अब हमें ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है, या उनके कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। इसके साथ हमें टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिल सकता है, और गैस भी निकलती हुई दिख सकती है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर ही हमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होते हुए दिख सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में हमें ये कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आगे हमें समझना है केमिकल इक्वेशंस को। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे कि हम इन्हें बैलेंस क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इनको बैलेंस करने की, और लास्ट में हम देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं केमिकल रिएक्शन की सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ, यानी कि केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो आप देखिए कि इस रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, इनको लिखने का भी एक तरीका होता है, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें राइट साइड में लिखा जाता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। आगे हमें देखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एटम्स का जो नंबर है वो सेम होता है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास हमेशा सेम रहता है। तो ऐसा तो जब होगा जब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम हो, और मास सेम तब होगा जब रिएक्टेंट में एटम का नंबर और प्रोडक्ट में एटम्स का नंबर सेम हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड होना चाहिए।
अब हम ये देखते हैं कि इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस को किसी स्पेसिफिक मेथड से नहीं, सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है। तो अब हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो इस रिएक्शन में आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर एटम का नंबर सेम नहीं है और ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जो चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर हमें जो कुछ भी मल्टीप्लाई या कुछ भी चेंज करना होता है तो वो पूरे एलिमेंट या कंपाउंड पर ही होता है जो कि ब्रैकेट में होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग को ईजी बनाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम एक कॉलम में एलिमेंट्स के नाम, अगले कॉलम में रिएक्टेंट्स के एटम के नंबर और नेक्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट्स के एटम के नंबर को लिख लेंगे। तो अब हम टेबल के थ्रू इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट है आयरन। तो आयरन के रिएक्टेंट में एक एटम है और प्रोडक्ट में आप देखिए 3 एटम है। दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 एटम है और इधर प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में भी 2 ही एटम है। और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 एटम है और प्रोडक्ट में 4 एटम है। तो इस टेबल में पहले है आयरन। तो अगर हम इधर रिएक्टेंट की साइड 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन के एटम का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम ही है, जो कि है 2-2 एटम। और लास्ट और थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में एटम का नंबर है 1 और प्रोडक्ट में 4 एटम्स हैं। तो अगर हम इधर रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड ऑक्सीजन के एटम बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमने अभी देखा यदि कोई 2 एलिमेंट भी अगर कंपाउंड फॉर्म में दिए हुए हों तो उसको बैलेंस करने के लिए उस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होता है। तो हम इस H2O में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे H2O में 4 का मल्टीप्लाई होने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है वो 4 का मल्टीप्लाई होने से उसमें 8 एटम्स हो जाएंगे और ये अनबैलेंस हो जाएगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट में 2 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखिए इस रिएक्शन में तीनों एलिमेंट आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं और उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स का नंबर बराबर हो चुका है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आयरन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 3-3 एटम हैं, हाइड्रोजन में 8-8 एटम्स हैं, वहीं पर जो ऑक्सीजन है उसमें 4-4 एटम्स हैं दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। तो ये जो रिएक्शन लिखी थी वो अनबैलेंस्ड थी, लेकिन हमने अभी इस टेबल में सभी एलिमेंट्स को बैलेंस किया है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस्ड तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आप खुद से भी कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपको एक टेबल फॉर्म करना है और किसी भी तरीके से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स के नंबर को सेम करना है। आगे हमें समझना हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 6 टाइप की होती हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम एक एक करके इन सभी रिएक्शंस को इनके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बर्निंग ऑफ कोल। तो आप देखिए कि जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो CO2 गैस फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हुआ क्या, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 गैस फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स जो कि है कार्बन एंड ऑक्सीजन वो मिलकर एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन में आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 यानी कि वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो आप इन दोनों रिएक्शन में ही देख सकते हैं कि जो 2 रिएक्टेंट हैं वो मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इन्हें ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है
यानी कि टूट जाता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस क्यों टूटता है। तो इसका आंसर है कि कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस किसी न किसी एनर्जी की वजह से टूटता है। मतलब कि रिएक्टेंट के ब्रेकडाउन होने में, या हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व होती है। और इस एनर्जी के बेसिस पर रिएक्टेंट्स के ब्रेकडाउन के कारण जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट के द्वारा हो रहा हो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि लाइमस्टोन होता है उसे हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे क्विकलाइम भी कहा जाता है, उसमें और CO2 में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब H2 यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें जो H2O होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तीसरे टाइप का डिकम्पोजिशन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटो वर्ड का साइंस में मतलब होता है सनलाइट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट के थ्रू होता है उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सिल्वर क्लोराइड पर सनलाइट पड़ती है तो वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो ये थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स जिन्हें हमें समझना था। आगे हमें समझना है अगले टाइप की केमिकल रिएक्शन को, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेता है और कॉपर अलग हो जाता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu। तो यहाँ पर हुआ क्या, जिंक जो कि ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसी के सॉल्यूशन से। नेक्स्ट और चौथे टाइप की केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 अलग अलग आयंस या एटम्स के ग्रुप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर एक दूसरे को डिस्प्लेस करें तो उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको और सिंपली आप ऐसे समझिए कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का एक पार्ट दूसरे रिएक्टेंट के एक पार्ट से डिस्प्लेस हो जाए उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको और ज़्यादा सिंपली समझने के लिए आप इस इक्वेशन को देखिए, AB + CD गिव्स AD + CB। तो इस रिएक्शन में आप देखिए कि पहले रिएक्टेंट का एक पार्ट B दूसरे रिएक्टेंट में पहुंच गया और दूसरे रिएक्टेंट का एक पार्ट D पहले रिएक्टेंट में आ गया और प्रोडक्ट बन गया AD + CB। तो कहने का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 आयंस या 2 एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था। इसका रियल एग्जाम्पल हो जाएगा Na2SO4 जो कि होता है सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 जो कि होता है बेरियम क्लोराइड। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो सोडियम बेरियम क्लोराइड से बेरियम को डिस्प्लेस करता है और बेरियम सोडियम सल्फेट से सोडियम को डिस्प्लेस करता है। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है उनके रिएक्टेंट्स के बीच में उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और ये जो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उनमें मोस्टली सभी में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। आगे हमें समझना है 5वीं केमिकल रिएक्शन को, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम सेपरेटली समझेंगे। तो पहले है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हों। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस किसी भी रिएक्शन से, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसके बाद आप इस रिएक्शन को देखिए, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर और सल्फर फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन लूज हो रहा है।
और इस रिएक्शन को भी आप देखिए, इसमें जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और जिंक पर 2 पॉजिटिव साइन आ रहा है। ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन के बाद अब हमें समझना है रिडक्शन रिएक्शन को। तो रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन की बिल्कुल अपोजिट होती है। तो रिडक्शन होती है ऐसी रिएक्शन या ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हों। तो आप इन डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पोटेशियम क्लोराइड KClO3 टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन में, तो ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आप देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। एक रिएक्शन है कि जब सोडियम रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो सोडियम हाइड्राइड फॉर्म होता है। तो आप देखिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है सोडियम के साथ, इसलिए ये भी रिडक्शन रिएक्शन होगी। एक और रिएक्शन है जिसमें जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो देखिए आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना, आपको जो सिंपल डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स अभी समझाए हैं उनको याद रखना है। तो जिस रिएक्टेंट या सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है, और जिस रिएक्टेंट या सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे रिड्यूस्ड कहा जाता है। और वहीं पर जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। तो आप देखिए इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है जिंक में और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल को देखिए, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में आप देखिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में और यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। वहीं पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो ऊपर की 2 रिएक्शन से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है रिएक्शन के टाइम पर तो उसे ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है। वहीं पर अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है या हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसे रिड्यूस्ड कहा जाता है। इसके बाद हमें समझना है लास्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन को, जो कि है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी कि हीट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो जब मीथेन यानी कि CH4 जब ऑक्सीजन में बर्न होती है तो CO2 और वाटर फॉर्म होता है और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है। इसके साथ साथ जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। इसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, मरकरिक ऑक्साइड जब मरकरी और ऑक्सीजन में टूटता है तो उस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें सन की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीजन के क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें ऑक्सीजन के मेनली 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो पहले हम देखते हैं कोरोजन को। तो कोरोजन एक ऐसा फिनोमिनन या ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल की सरफेस धीरे धीरे खराब होने लगती है एयर, वाटर या किसी और केमिकल की रिएक्शन से, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप सभी ने देखा होगा कि सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, यानी कि काली लेयर चढ़ जाती है, या फिर जो कॉपर होता है उस पर एक ग्रीन लेयर आ जाती है। और अगर आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स को नोटिस नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी ने लोहे पर जंग लगी हुई तो जरूर देखी होगी, तो वो भी कोरोजन के कारण ही होती है। आयरन के केस में कोरोजन को रस्ट कहा जाता है। तो कोरोजन के कारण काफ़ी मात्रा में कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स, आयरन रेलिंग्स एंड उनके साथ और भी कई मेटल्स जैसे कि सिल्वर और कॉपर खराब हो जाते हैं। तो कोरोजन एक नेचुरल और स्लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मेटल 1 या 2 दिन में कोरोड हो जाए, और अगर हम चाहें तो इन मेटल्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं कोरोजन से। इसके लिए हमें बस सिंपल से कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे कि हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को पेंट करके कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं।
और सिल्वर को हम उसे बाहरी कांटेक्ट में ज़्यादा ना रखकर उसकी रेगुलर क्लीनिंग कर प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ कॉपर को बेकिंग सोडा और सॉल्ट का पेस्ट बनाकर उससे रेगुलर क्लीन करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। तो जो कोरोजन होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है मेटल्स के लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक मेटल ऐसा भी होता है जिसके लिए कोरोजन काफ़ी बेनिफिशियल होता है, यानी कि उस मेटल को कोरोजन से फ़ायदा होता है, जो कि होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन बेनिफिशियल होता है। इसके बाद है ऑक्सीजन का दूसरा इफेक्ट, जो कि है रेंसिडिटी। तो ये प्रोसेस होती है स्लो ऑक्सीडेशन की उन फूड मटेरियल्स की जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है, जिससे फूड का टेस्ट और उसकी स्मेल खराब हो जाती है। तो आपने कभी ना कभी काफ़ी फूड मटेरियल्स को ख़राब होते हुए देखा होगा, जैसे हमारे घरों में सब्जी और भी कई खाने की चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो फैट और ऑयल्स के प्रेजेंट होने के कारण ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे इनकी स्मेल और टेस्ट खराब हो जाते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। तो फूड को रेंसिडिटी से यानी कि ख़राब होने से प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम फूड मटेरियल्स को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, जिससे वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और रेंसिडिटी से प्रिवेंट रहेंगे। इसके साथ हम जो कुक्ड फूड होते हैं जिन्हें हम खुद पकाते हैं, उन्हें डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से प्रिवेंट करके और रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पर रखकर प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम फूड मटेरियल्स को एंटीऑक्सीडेंट्स को भी ऐड करके प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी से। तो आप लोगों ने कभी ना कभी चिप्स तो खाए होंगे। तो जब आपने चिप्स खाए होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज़्यादा तो हवा भरी हुई होती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि चिप्स में गैस या हवा क्यों भरी होती है, और ये कौन सी गैस होती है जो चिप्स के अंदर भरी होती है? तो जो चिप्स होते हैं उनके अंदर मेनली नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और ये इसीलिए भरी होती है क्योंकि ये गैस चिप्स को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करती है, यानी कि इनको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो ये था आपका चैप्टर। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।